Hello everyone. Be a reason that someone smile today. किसी भी पर्सन की स्माइल का रीजन बनिए और एक बार रीजन बन के देखिए एंड ट्रस्ट मी इट रियली रियली फील सो गुड कि हमारी वजह से कोई मुस्कुराया है. सो एक बार ये ट्राई करके जरूर देखिए कि एक दिन में किसी एक पर्सन की स्माइल का रीजन हमें बनना है. राइट चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एजेंडा विच इज द एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल पेज ऑफ द हिंदू newspaper dating 30th of April. So this is page number 6, editorial page of the Hindu e-paper. Let's have a look over the first article. Long and tortuous. किस बारे में बात हो रहा है कि बहुत टॉर्चरस था और ये बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए था. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल इन डिटेल टुडे. End of multi-phase assembly polls is a matter of relief after the surge in COVID-19 cases. So multiple phases में जो elections अब complete हुए हैं ये एक relief आया है क्योंकि हमारे यहाँ already COVID-19 के cases इतने ज़्यादा high पर है. उस समय कैंपेनिंग होना, रैलीज निकलना ये बहुत बड़ा ट्रिगर था कि जिससे हमारे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गए थे. अब चूंकि इलेक्शंस ओवर हो गए हैं और अब सिर्फ रिजल्ट्स अवेटिंग है, सो थोड़ा रिलीफ हो गया कि एटलीस्ट लॉन्ग रैलीज अब बंद हो जाएंगी. With the 8th phase in West Bengal on Thursday, a long and tortuous election process has concluded in 4 states and 1 union territory to the relief of most electors and candidates. So, 8 phase में वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस थे, 4 स्टेट में और एक 1 यूनियन टेरिटरी में, सब जगह जो इलेक्शंस सब कंप्लीट हो गए. सो अब ये जो इलेक्शन प्रोसेस था इतना लंबा चल गया और इतना ज्यादा टॉर्चरस था कि अब इसके एंड होने से बहुत रिलीफ है. The election spectacle was overrun by COVID-19 towards the end of the agonizingly staggered phases of voting. इतने अलग अलग फेजेस में जो वोटिंग हुआ था इस वजह से कोविड-19 जो है वो हाई पे बढ़ता ही जा रहा था, उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डेथ रेट बढ़ता जा रहा है. The current cycle has added to a growing list of concerns that have emerged regarding elections in India in recent years. So ये जो करंट साइकिल था इसने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए कि जिस तरीके से इंडिया में पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ कंसर्न्स रेज हुए हैं. If electoral bonds for making contribution to political parties emerged as an opaque instrument well before the current round of elections, a serious cause of worry through all the 8 phases has been persistent doubts over the fairness and autonomy of the Election Commission of India. देखिए जब इलेक्शन स्टार्ट हो रहे थे तब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका है जिससे अगर किसी को किसी पार्टी को डोनेट करना है तो वो डोनेशन थ्रू बैंक होगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जाकर पैसे देकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप किसी भी पार्टी को दे दीजिए, वो पार्टी बैंक से वो पैसे इशू करा लेगी. So this is the process related to electoral bonds. पर इसमें ये पता नहीं चलता कि किसमें डोनेशन किसने दिया है. So कहीं ना कहीं किसको फेवर मिल रहा है ये क्लियर नहीं होता. So इसलिए ऐसे बोला गया इट्स एन ओपेक इंस्ट्रूमेंट. ओपेक मतलब छुपा हुआ, ब्लैंक मतलब डार्क, जिसके अगेंस्ट आप देख नहीं सकते. सो इलेक्शंस के स्टार्ट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठा था पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज पर क्लैरिटी दे दी थी कि नहीं ये तो काफी सालों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रैक्टिस में है तो ये तो चलेंगे ही. और इन वजह से काफी सारे क्वेश्चंस उठे, बहुत सारे डाउट्स उठे कि कितने ही इलेक्शंस फेयर होंगे या प्रॉपर मैनर में हैंडल किए जाएंगे. The ECI made unprecedented seizures of cash and other items that were meant to be used to influence voters. हालांकि ECI ने बहुत सारा कैश कब्जे में लिया, बहुत सारी ऐसी चीजें भी करी जो दी जा रही थी वोटर्स को सो दैट उनका वोट इन्फ्लुएंस किया जा सके. सो यहाँ पर ECI ने काफी अच्छा काम किया था. In the absence of a party-wise breakup of such preventive measures, parties opposed to the BJP have alleged, जो बीजेपी के अगेंस्ट थे, जो ऑपोजिशन में जो पार्टीज थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके ऊपर स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशंस उनके ऊपर ज्यादा हो रहे हैं. The selective eagerness of central agencies in investigating crimes turns up the heat on non-BJP state governments and parties. So जो भी बीजेपी
जिस भी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, सो वहां पर स्पेसिफिकली टारगेटेड मैनर में सर्च हो रहा है। जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स वहां पर बहुत ज्यादा है। टारगेटेड मैनर में ऐसा क्लेम किया है। This raised the possibility of tilting the balance in the contest, और इससे ये possibility, ये chances हैं कि जो भी elections होंगे उसके results होंगे वो fair नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ये balance tilt हो जाएगा। Free, fair and periodic elections are an essential feature of a democracy. See, democracy का मतलब ही क्या होता है कि लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, लोग वोट्स देते हैं और उसके बेसिस पर उनका लीडर सिलेक्ट किया जाएगा। सो इस अगर कोई भी डेमोक्रेसी को बहुत अगर एफिशिएंट मैनर में अगर काम करना है, सो उसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेस ये होना चाहिए कि जितने भी इलेक्शंस हो वो फ्री फेयर होने चाहिए। अगर फेयरनेस नहीं होगा, कहीं किसी के साथ बेनिफिट किसी एक पार्टी को ज्यादा होगा, तो वो डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है और हम नहीं बोल सकते कि फेयर इलेक्शंस हुए हैं। Elections are the ultimate opportunity for the people to hold their elected representative accountable. इलेक्शन ही एक अल्टीमेट एक ऐसा रास्ता है जहां पर लोग अपने उस चुने हुए नेता के ऊपर क्वेश्चन कर सकते कि हमने आपको चुना था और आप जिम्मेदार हो किसी भी तकलीफ के लिए। Election cycles are usually not disrupted even in challenging situations for this reason. और इसी वजह से कभी भी इलेक्शन साइकिल्स को ब्रेक नहीं किया जाता है, कितना भी टफ टाइम हो। बट आयरनिकली क्या उल्टा हो रहा है यहाँ पर, elections can also be easily manipulated into an easy escape route from accountability. इलेक्शंस को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब अपने बेनिफिट के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही ये इजी एस्केप है, बहुत आसानी से कि ऐसा रास्ता है कि आप जिम्मेदारी लेने से भाग सकते हो। This set of assembly elections in the midst of pandemic did not generate any meaningful debate on public health or accountability. अभी इस करंट सिचुएशन में, पैंडेमिक वाली सिचुएशन में जो इलेक्शंस हुए, सो उन्होंने एक भी बात पब्लिक हेल्थ पर या जिम्मेदारी लेने पर नहीं करी। By denying the crisis in action and messaging, political parties contributed to the current surge in infection. और बस पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ही कंट्रीब्यूशन दिया है कि इन्फेक्शंस का जो सर्ज हुआ है, जो इतना ज्यादा बढ़ गए, उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। The BJP was particularly irresponsible organizing huge rallies with people violating the mandatory health protocol. और स्पेशली बीजेपी इन सब के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था कि उन इतनी बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज करी, लोग हेल्थ प्रोटोकॉल्स को जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना था, मास्क लगाना था, इन सब चीजों को इग्नोर किया गया। The spike in infections from that is already beginning. और अब उन सब गलतियों की वजह से जो स्पाइक हुआ है, जो हाइट आया है इन्फेक्शंस का, वो ऑलरेडी शुरू हो गया। Considering the unprecedented situation of the pandemic, these elections should have been a quick affair with limited campaigning. क्या होना चाहिए था इस पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए, ये जो इलेक्शन है बहुत जल्दी हो जाने चाहिए थे, छोटे लेवल पे हो जाने चाहिए थे और कैंपेनिंग भी बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। बट हुआ क्या, व्हाट हैपेंड वाज द ऑपोजिट, मतलब उतने ही लंबे इलेक्शन चले, उतने ही ज्यादा कैंपेनिंग की गई। Massive rallies continued even after COVID-19 numbers began to grow exponentially. मतलब एक्सपोनेंशियली बहुत स्पीड से और अचानक से हमारा नंबर बहुत बढ़ गया, उसके बावजूद भी रैलीज चलती रही। These assembly elections would most likely be remembered for worsening a health crisis than for heralding a political change. इन assembly elections को ये इसी वजह से याद रखा जाएगा कि इन्होंने जो हमारी हेल्थ के टाइम पर जो प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने और ज्यादा खराब बना दिया, और ये कोई पॉलिटिकल चेंज तो नहीं लाने वाले। The nature of the results to be announced on May 2 will likely pale before the magnitude of the unfolding crisis. जब तक रिजल्ट्स आएंगे तब तक हमारी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि वो रिजल्ट्स का जो खुशी है, जो चार्म है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। So this was about
द कंसर्न कि ये इलेक्शंस की वजह से, कैंपेनिंग की वजह से कितना प्रॉब्लम हुआ है, इन्फेक्शन रेट कितना हाई हो गया है, ये कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए था, और अगर ये कंट्रोल कर लेते तो क्या हम आज थोड़ी बेहतर सिचुएशन में होते। नाउ दिस इज योर ओपिनियन कि किस तरीके की लापरवाहियां करी गई थी इलेक्शंस के दौरान, रैलीज के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान, वोटिंग के दौरान। सो कितने वायलेंसेस हुए थे अलग अलग जगह पर, ये आपका ओपिनियन आप प्लीज शेयर करिए एंड डू लेट मी नो। चलिए, लेट्स हैव अ लुक ओवर द अदर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज टू स्टॉप अ थर्ड वेव इंडिया हैज टू मास्क अप। सी, अभी सेकेंड वेव चल रहा है जिससे ऑलरेडी हमारी सिचुएशन बहुत खराब है। ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि सेकेंड वेव जब सबसाइड होगी तो थर्ड वेव फिर से आएगी, क्योंकि ग्लोबली अभी यही ट्रेंड देखने में आया कि जिन कंट्रीज ने सेकेंड वेव को कंट्रोल कर लिया था, सो थोड़े ही टाइम बाद थर्ड वेव फिर आया। सो अब क्या एज अ मेजर लेना चाहिए जिससे हम ये थर्ड वेव को रोक सकते हैं। सो इस आर्टिकल में बहुत ही सिंपल सी बात करी गई है कि अगर हमें थर्ड वेव को कंट्रोल करना है, जो भी हमारी सिचुएशन चल रही है उसको अगर कंट्रोल करना है, सो उन सबके लिए बेस्ट एक ही चीज है कि आप बेसिक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, विच इज सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन। अगर आप टाइमली वैक्सीनेशन ले लेते हैं वो तो फॉलो करना ही है। एंड अवॉइड मास गैदरिंग, ज्यादा से ज्यादा जो गैदरिंग होता है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर हम ये बेसिक चीजें कर लेते हैं तो हम कोविड 19 से जो हमारी जंग है उसमें हम जरूर जीत पाएंगे, क्योंकि थर्ड वेव के लिए शायद अब हम प्रिपेयर्ड नहीं है। सेकेंड वेव में ऑलरेडी इंडिया की सिचुएशन बहुत खराब है। सो अगर कुछ भी करके अगर सिचुएशन को बेहतर करना है तो ये बेसिक चीजें करके हम ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं। सो एक सिंपल रीडिंग इस आर्टिकल का आपको अंडरस्टैंडिंग दे देगा, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इज टोटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन इन तेलंगाना, कि वहां पर उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन किया है, ये बोलकर कि पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं। सो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट अभी कर रही, कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश कर रही, जो सच है जो बाहर नहीं लाना चाहते। ये ऑर्गेनाइजेशन जो पहले जब तेलंगाना के जो भी बैटल्स थे उनमें इनका कंट्रीब्यूशन था, तो अब क्यों इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया है, ऐसा क्या ये तेलंगाना की सिक्योरिटी पर आ रहा है। चलिए, सो ये टोटली अबाउट तेलंगाना स्टेट, उनका इंटरनल मैटर है। आई गेस नॉट एट ऑल वेरी मच इंपॉर्टेंट विद आवर एग्जाम व्यू पॉइंट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल इज promises to keep. Now, this article is about the US President Mr. Joe Biden, कि उन्होंने क्या promises करे थे अपनी कैंपेनिंग की टाइम पर, और कितना वो उनको फुलफिल कर रहे हैं, या उनके 100 डेज हो चुके हैं अभी उनकी गवर्नमेंट में। व्हाट इज द करंट स्टेटस, कितने promises फुलफिल करे हैं, क्या वो अपने प्रेडिसेसर जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे मिस्टेक्स थे, फ्लॉज थे, क्या उनको वो रिकवर कर पाए हैं। चलिए, लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस आर्टिकल इन डिटेल। Biden is on course to fulfilling agenda despite opposition at home and challenges abroad. So Mr. Biden जो है वो हर एजेंडा को फुलफिल करने के रास्ते पर है, हालांकि उनके खुद की कंट्री में थोड़ा उनका ऑपोजिशन हो रहा है, और जो बाहर है अब्रॉड के जो चैलेंजेस हैं वो भी हैं, पर इन सब के बावजूद वो अपने एजेंडा को फुलफिल करने में लगे हुए हैं। In his first address to a joint session of Congress, US President Joe Biden made clear that his administration would continue pressing forward with promises made during his election campaign last year, कि वो अपने सारे promises जो उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान करे थे उन सभी को पूरा करेंगे, including vigorously meeting the health challenges of the ongoing COVID-19 pandemic. जब उन्होंने COVID-19 की सिचुएशन के टाइम पे बोला था कि अगर जब भी वो पावर में आएंगे तो ये हेल्थ चैलेंजेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनर में डील करेंगे, kickstarting the engines of the US economy to provide sustainable job opportunities in the digital era. Second,
कि वो सस्टेनेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे सो दैट यूएस इकोनॉमी को थोड़ा पुश मिलेगा जो बहुत डाउनफॉल में थी. एंड थर्ड, रीअसर्टिंग द पोजीशन ऑफ हिज कंट्री एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड. और थर्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनकी कंट्री का जो इमेज है या जो पोजीशन है वर्ल्ड वाइड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में कंसिडर किया जाता है, सो वो उसको मेंटेन करेंगे. और जिसमें ये भी आता है कि उन्हें चाइना को पीछे करना पड़ेगा, उसके एस्पिरेशंस को पीछे करना पड़ेगा. और चाइना का एस्पिरेशन था कि वो रीजनल हेगेमन बने एशिया में, मतलब रीजनल लीडर. हेगेमन मींस लीडर. तो चाइना के इस एस्पिरेशन को भी उन्हें पीछे करना है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है यूएस ऑलरेडी, जिसको उन्हें वर्ल्ड वाइड वापस से प्रूव करना है सिचुएशन को. Mr. Biden's first 100 days in office have been conterminous with arguably the most fraught times in recent US history. सबसे ज्यादा टफ टाइम रहे यूएस हिस्ट्री में पिछले कई सालों में, गिवन द डिवास्टेशन रीक बाय द, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम था, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो वो डिस्टर्ब हो गई. एंड इतना ऑलरेडी यूएस जो था वो सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस था. अगर कोविड 19 की बात करें कि सबसे ज्यादा सिचुएशन जो थी वो यूएस में खराब थी. हाँ, बस रिसेंटली इंडिया ने इसको क्रॉस कर दिया. वहां की जो सिचुएशन थी उसको भी इंडिया ने अभी क्रॉस कर दिया, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन करंटली बहुत ज्यादा खराब है. पर अभी तक यूएस ही जो था वो वर्स्ट परफॉर्मर था कि वो प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए. However, the Democrat has risen to the challenge posed by the virus when compared to his predecessor, Donald Trump's response in terms of signing into a law. हालांकि मिस्टर जॉय बिडेन ने इस चैलेंज को बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया है, वायरस के अगेंस्ट जो चैलेंजेस हैं, और उन्होंने काफी सारे पैसे भी इस रिलीफ बिल के लिए पास करे हैं. उन्होंने लॉ बनाया है इस पैंडेमिक रिलीफ बिल के लिए, और डायरेक्ट पेमेंट्स भी करे हैं $1,400 पर पर्सन, और ये 160 मिलियन हाउस होल्ड्स को दिए. सो पर पर्सन भी उन्होंने बहुत सारा फंड रिलीज किया है, और ओवरऑल भी पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए रिलीफ बिल हैंडल किया है. अनलाइक उनके प्रेडेसेसर जैसे जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प का जो रेस्पॉन्स था उसके अगेंस्ट उन्होंने काफी बेहतर काम किया है. रिपोर्ट सजेस्ट दैट दिस शॉट इन द आर्म कुड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर. और ऐसा सजेस्ट किया जा रहा, रिपोर्ट्स ऐसा बोल रही कि उनके इस रिलीफ बिल की वजह से जो इकोनॉमी है वो काफी बूस्ट करना चाहिए इस साल. Whether this will be enough to mollify the likely anger of wealthy Americans for the tax hikes he proposes to slap them with is unclear. हालांकि जो अमेरिका के जो वेल्दी, जो रिच क्लास है, उन्होंने बोला है कि टैक्स बहुत हाई हो गया, बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, पर उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया ये अभी भी अनक्लियर है. Yet it is not the economy, but the wounds of racist hatred that he will have to work even harder to heal. हालांकि पहली चीज उनको इकोनॉमी को हैंडल करना थी, पर उससे भी ज्यादा डील उन्हें करना है इस रेसिज्म से. रेसिज्म का प्रॉब्लम मतलब जहां पे ब्लैक्स और व्हाइट्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, इस सिचुएशन को उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनर में हैंडल करना है. अभी रिसेंटली वहां पर जो लास्ट ईयर एक केस आया था, एक मिस्टर जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस के टॉर्चर की वजह से सड़क पर ही इस पर्सन की डेथ हो गई थी. ये जो जॉर्ज फ्लॉयड था वो ब्लैक था, जो पुलिसमैन था वो व्हाइट था. सो काफी सारे रेसिस्ट उस समय रैलीज निकली थी और ऑपोजिशन हुआ था कि दिस इज द केस ऑफ रेसिज्म. सो इस केस में अभी जो अनाउंसमेंट किया है कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर ट्रायल होगा और उन्हें चार्जेस उनके ऊपर लगाए हैं. सो इतना एक छोटा सा स्टेप भी था. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड ब्रिजिंग द chasm between the prejudiced, overzealous law enforcement and racial minorities. तो ये बहुत ही एक फेवरेबल स्टेप था उस डायरेक्शन में कि जहां पर इन माइनॉरिटीज, रेशियल माइनॉरिटीज है, इनको सपोर्ट करने के लिए.
Notwithstanding the considerable progress made by the Biden administration in domestic politics, it is in the international arena that much work remains unfinished to repair the damage wrought by his predecessor. अभी भी उन्हें वर्ल्ड वाइड बहुत काम करना बचा है, उन सारे डैमेजेस को ठीक करना बचा है जो उनके प्रेडिसेसर ने ऑलरेडी कर दिए थे. सो बहुत सारा अनफिनिश्ड वर्क अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे उनका प्रायोरिटी ही था दैट ही वाज एन आइसोलेशनिस्ट. अपने आप को मतलब उन्होंने अमेरिका को सबसे अलग कर लिया था, और जो उनका प्रायोरिटी था वो ट्रांजैक्शनलिज्म था कि जितना ट्रांजैक्शन होगा किसी भी कंट्री को हम तभी सपोर्ट करेंगे जब वो हमारे लिए कुछ करेंगी. सो इट इज बेस्ड ऑन बायलैटरल क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो मतलब फेवर के बदले फेवर देना. तो बायलैटरल क्विड प्रो क्यो मतलब किसी भी कंट्री ने अगर उनके लिए कुछ फेवर किया है तभी अमेरिका उनके लिए फेवर करने वाला है. सो ये फोकस था उनका, और उन्होंने यूएस को ग्लोबल रादर देन उनको ग्लोबल लीडर बनाना था, प्लूरिलेटरल कोऑपरेशन पे काम करना था. प्लूरिलेटरल मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर लोगों को कोऑपरेट करना था, अलग अलग कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन डेवलप करना था. पर ये सब नहीं किया, उन्होंने अमेरिका को आइसोलेट कर दिया. Mr. Biden contrarily has thrown down the gauntlet to China. Thrown down to gauntlet इस फ्रेज का मतलब होता है किसी को भी ओपन चैलेंज देना. सो मिस्टर बिडेन ने एक ओपन चैलेंज दिया चाइना को, और उनके प्रेसिडेंट को ये बोला है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को, कि हम एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस कंटिन्यू करने वाले हैं इंडो पैसिफिक रीजन में. हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, पर हम लड़ाई कोई भी वॉर को अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. Recognizing the multi-dimensional character of Beijing's challenge to the rules-based international border, Mr. Biden has also vowed to stand up to unfair trade practices. So, मिस्टर बिडेन ने काफी सारे चीजें चाइना के अगेंस्ट में करी. उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को मैं बिल्कुल नहीं कंटिन्यू होने दूंगा. जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये किया, डिसअलाउड सब्सिडीज फॉर चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस. चाइना बेस्ड जितने भी कंपनीज है उनको कोई सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी, और इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज किया जा रहा है, मतलब एक स्पाई किया जा रहा है, उसको भी डिसअलाउ कर दिया. And speak out on perceived violations of fundamental freedom and rights referring to. So जितने भी fundamental freedom है या rights relating जो चाइना के aggression से related जो चाइना काम कर रहा है उन सभी के against में उन्होंने ये चीज openly बोली है कि हम इसको support नहीं करेंगे. Whether facing conservative opposition to domestic policies or hostile pushback on the global stage from जियोपॉलिटिकल राइवल्स. हालांकि वो दो चीजें फेस कर रहे हैं. कॉन्जर्वेटिव ऑपोजिशन जो है उनकी खुद की कंट्री के अंदर जो ऑपोजिशन उनको अचीव उनके अगेंस्ट बोल रहा है, और दूसरा ग्लोबल स्टेज पर भी उनको काफी पुश बैक किया जा रहा है. जियोपॉलिटिकल राइवल्स मतलब अलग अलग कंट्रीज में जो राइवल्स है उनके अगेंस्ट. पर इन सब के अगेंस्ट मिस्टर बिडेन मस्ट होल्ड फास्ट टू द वैल्यूज दैट सॉ हिम एलिवेटेड टू द व्हाइट हाउस. पर उन वैल्यूज को होल्ड करके रखना चाहिए जिस वजह से उन्हें व्हाइट हाउस या प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है जिस वैल्यूज की वजह से दिया गया है, उनको इन वैल्यूज को होल्ड करके रखना चाहिए. So this is all about the situation within the US and about the president of the US, Mr. Joe Biden, कि क्या उनके प्रॉमिस थे, इससे किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, उनके प्रेडिसेसर ने क्या क्या डैमेज किया था अमेरिका की पोजीशन को लेकर. सो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में डिस्कस करी थी, एंड आई रियली होप कि ये आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एंड नाउ रीडिंग फर्दर अबाउट इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स, कैसे पॉलिसीज जो बनती हैं वो किस तरीके से बेनिफिशियल है हमारे लिए, और यूएस क्यों उन पॉलिसीज पे पहले काम नहीं कर रहा था और अब करने लगे हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस, इन सब चीजों के ऊपर अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. चलिए, that's all from my side for today's session. Thank you so much everyone. Take care of yourself. Stay home and stay safe.